नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो जिसमें मैं बात करूँगी रिसर्च के बारे में। रिसर्च जो है वो आपका यूजीसी नेट और एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में ही आता है। फर्स्ट पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, तो उसमें कुछ जो बेसिक नॉलेज है रिसर्च की मैं उससे रिलेटेड आज आपसे बात करूँगी इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च के बारे में कि रिसर्च क्या है, इसकी डेफिनेशंस, हम रिसर्च किसे कहेंगे, वो साथ में कितने प्रकार की होती है, जो बेसिक टाइप ऑफ रिसर्चेज हैं किस आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया है, और कुछ रिसर्च मेथड्स के बारे में जानेंगे कि रिसर्च मेथड कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च क्या है। नॉर्मली लोग रिसर्च को समझते हैं री प्लस सर्च, दो शब्दों का मिश्रण, कि दोबारा से जो चीज़ काम हो चुका है उसी को दोबारा से खोजना। रिसर्च मतलब दोबारा खोजना, जबकि इसका वास्तव में मीनिंग रिसर्च का दोबारा से यानी पुनः खोज करना नहीं होता, बल्कि क्या है, रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड और the use of existing knowledge in a new and creative way so as to generate new concept, methodologies and understandings। वास्तव में जो रिसर्च को डिफाइन किया गया है वो क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज के तरीके से बताया गया है कि एक ऐसी नई नॉलेज का, नए ज्ञान की खोज या नए ज्ञान को क्रिएट करना, किसके द्वारा, या फिर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको क्रिएटिव वे में, उसे न्यू और क्रिएटिव वे में इस प्रकार से यूज़ करना, सो एज टू जनरेट न्यू कंसेप्ट, जिससे कि नई चीज़ें निकल के आ सकें, नई मेथोडोलॉजीज़, नई अंडरस्टैंडिंग, यानी जो कुछ पहले से वर्क हो चुका है उसको का प्रयोग करके, या फिर अपने यूज़ को, यानी जो करंट की सिचुएशंस चल रही हैं उन सबको देखते हुए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नए तरीके से सोच कर, समझ कर, वर्क करके किसी नए नतीजे पर पहुंचना। दिस कुड इंक्लूड सिंथेसिस एंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस रिसर्च टू द एक्सटेंट दैट इट लीड्स टू न्यू एंड क्रिएटिव आउटकम्स। जो ये है, दिस कुड इंक्लूड सिंथेसिस एंड एनालिसिस, इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, सिंथेसिस और एनालिसिस किसका, प्रीवियस रिसर्चेस का। जो इसके रिसर्च जो होती है उसमें हमेशा प्रीवियस रिसर्चेस का जो सिंथेसिस और एनालिसिस है वो यूज़ किया जाता है, टू द एक्सटेंट दैट इट लीड्स टू ए न्यू एंड क्रिएटिव आउटकम, जिससे कि नए कुछ क्रिएटिव आउटकम पर पहुंचा जा सके। यानी अगर हम प्रीवियस रिसर्चेस को पढ़ेंगे, जानेंगे या उन्हें एनालाइज करेंगे, तो हमें ये पता चल पाता है कि इस रिसर्च में क्या क्या काम हुआ है और क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या बिंदु ऐसे हैं जो बच गए हैं या जिन पर काम किया जा सकता था। उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, कहाँ कहीं कुछ कोई चीज़ छूट गई है, कहीं कमी रह गई है, या इसमें इस दिशा में और काम करें तो ज़्यादा अच्छा इसके बारे में पता चल पाएगा। तो कुछ क्रिएटिव आउटकम्स निकालने के लिए ये हेल्पफुल होती है। रिसर्च को एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया गया है। रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व फिनोमिनन। रिसर्च क्या है, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी, यानी स्टेप बाय स्टेप चलने वाला प्रोसेस है। ये एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने, एक्सप्लेन करने, प्रिडिक्ट करने या कंट्रोल द ऑब्जर्व फिनोमिना, जो भी फिनोमिना हो रही है, जो ऑब्जर्व की गई है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है। रिसर्च इन्वॉल्व्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स, इसमें दोनों ही मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव, आगमन और निगमन दोनों ही इसमें यूज़ किए जाते हैं। इंडक्टिव रिसर्च मेथड्स आर यूज टू एनालाइज एन ऑब्जर्व्ड इवेंट। इंडक्टिव रिसर्च मेथड जो हैं वो जो ऑब्जर्व्ड इवेंट्स हैं, यानी जो हो चुके इवेंट्स हैं उनको उनके एनालाइज करने के लिए यूज़ की जाती है। डिडक्टिव मेथड्स आर यूज टू वेरीफाई द ऑब्जर्व्ड इवेंट। डिडक्टिव जो मेथड है वो उस जो ऑब्जर्व्ड इवेंट है उसे वेरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च की, कि जो रिसर्च होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अ सिस्टमेटिक रिसर्च मस्ट बी फॉलोड फॉर एक्यूरेट डेटा। जो सिस्टमेटिक रिसर्च होती है वो हमेशा एक्यूरेट डेटा को फॉलो करती है।
यानी कि जो आपका डेटा है उससे जो एक्यूरेट है उतने ही बेहतर रिजल्ट उसके रिसर्च के आते हैं, और जो सिस्टमेटिक अप्रोच है वो उसमें ये चीज़ इंक्लूडेड होती है। रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट सेट द ऑब्जेक्टिव। रूल्स और प्रोसीजर्स जो होते हैं वो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। Researchers need to practice ethics and a code of conduct while making observation or drawing conclusion। जब रिसर्चर किसी कार्य भी टॉपिक को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर कार्य करता है तो उसे जो रिसर्च करते समय कुछ कोड ऑफ एथिक्स को ध्यान में रखना पड़ता है, उसके कुछ एथिक्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, अपने कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना पड़ता है जिस वक्त उसे ऑब्जर्वेशन लेने हैं या कंक्लूजन निकालने हैं। यानी किसी भी प्रकार की बायसनेस ना हो, सैम्पलिंग सही की गई हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि रिसर्चर को ध्यान में रखनी पड़ती है जिससे कि रिजल्ट फेयर आए, किसी प्रकार की मैनिपुलेशन रिसर्च में ना हो, और एग्जैक्ट पता चल सके जिस प्रॉब्लम का समाधान हम ढूंढने का प्रयास कर रहे थे इस रिसर्च के माध्यम से, तो क्या वास्तव में वो सही मिल पा रहा है या नहीं है। तो अगर बायसनेस यूज़ करेंगे या मैनिपुलेशन करेंगे तो उसमें जो है जो रिजल्ट्स आएंगे वो सही नहीं आएंगे। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे सबसे पहला है रिसर्च इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड इन्वॉल्व्स बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। रिसर्च जो है वो लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड होती है और इसमें दोनों ही मेथड इंक्लूड होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही मेथड इन्वॉल्व होते हैं। द डेटा और नॉलेज दैट इज डराइव्ड इज इन रियल टाइम फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इन नेचुरल सेटिंग। जो डेटा होता है वो जो लिया जाता है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होता है इन नेचुरल सेटिंग। यानी जो भी चीज़ हम कलेक्ट कर रहे हैं रिसर्च में, हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी चीज़ लें हम वो एक्चुअल हो, उसमें कुछ भी फेक ना हो। तो इस जो रिसर्च के दौरान हम डेटा लेते हैं उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है। देयर इज़ एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑल डेटा कलेक्शन। जो रिसर्च होती है उसमें जो डेटा हमारा कलेक्टेड है उसका इन डेप्थ एनालिसिस होता है, यानी एक एक चीज़ को बारीकी से अध्ययन किया गया होता है, सो दैट देयर आर नो एनोमलीज एसोसिएटेड विद इट, जिससे कि इसमें किसी भी प्रकार की कुछ कमी ना रह जाए, गलतियाँ ना रह जाएँ। रिसर्च क्रिएट्स ए पाथ फॉर जनरेटिंग न्यू क्वेश्चंस। रिसर्च जो है नए प्रश्न को जनरेट करने के लिए एक रास्ता बनाती है। यानी अगर हम पुरानी रिसर्चेज को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चल जाता है जो भी वर्क हुआ है कि इसमें क्या चीज़ ऐसी थी जो छूट गई है, यानी क्या नया प्रश्न है, यानी कुछ ऐसा है जो इसमें और किया जा सकता था जो कि नहीं हुआ है। तो उससे हमारी नई प्रॉब्लम जो है पता चल जाती है कि हम इस पर काम कर सकते हैं, एक नया क्वेश्चन जो है जनरेट हो जाता है, उसमें हेल्प करती है, उसके लिए पाथ बनाती है। एग्जिस्टिंग डेटा हेल्प्स क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिसर्च। जो एग्जिस्टिंग डेटा है यानी जो पहले से रिसर्च हो चुकी है उससे हमें और ज़्यादा अवसर मिलते हैं नई रिसर्चेस की तरफ जाने के। वहाँ से हमें बहुत सारे सजेशंस मिल जाते हैं, डीप स्टडी करने पे हमें बहुत सारे ऐसे क्लूज़ मिल जाते हैं जिससे कि पता चल जाए कि यहाँ पर और काम किया जा सकता है। रिसर्च इज एनालिटिकल इन नेचर। रिसर्च जो है नेचर में उसकी जो प्रकृति होती है वो एनालिटिकल होती है। इट मेक्स यूज़ ऑफ ऑल द अवेलेबल डेटा सो दैट देयर इज़ नो एम्बिग्विटी इन इन्फ्रेंस। इट मेक्स यूज़ ऑफ ऑल द अवेलेबल डेटा, क्योंकि रिसर्च में क्या होता है कि जो अवेलेबल डेटा यानी जो कलेक्ट किया गया डेटा है उस पर काम किया जाता है, साथ ही जो अवेलेबल है उसकी भी स्टडी की जाती है जिससे किसी भी प्रकार की कुछ गड़बड़ी ना हो। एक्यूरेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च। एक्यूरेसी जो है वो रिसर्च का बहुत ही महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है, और एक्यूरेसी तभी आ सकती है कि जब आप चीज़ों को फेयर तरीके से करेंगे, रिसर्च का जो प्रोसेस है उसे स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से फॉलो करेंगे और उसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे, पूरी सावधानी बरतेंगे, कोड ऑफ एथिक्स का और कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च पर। हम इस चार्ट के द्वारा देखते हैं कि टाइप ऑफ रिसर्च कितनी तरीके की रिसर्च होती है। अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर, अलग अलग बेसिस के आधार पर रिसर्च को डिफाइन किया गया है, लेकिन यहाँ इन जनरल देख लेते हैं कि जो रिसर्च के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। इधर सबसे पहला आता है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एनालिटिकल रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है और एम्पेरिकल। ये इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो हम एक साथ देख रहे हैं कि रिसर्च के कुछ टाइप्स हैं। अब देखते हैं कि अलग अलग बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर जो रिसर्च को क्लासिफाई किया गया है वो 5 टाइप्स में किया गया है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च,
descriptive research, correlational study, experimental research and explanatory research। जैसा कि शब्दों के मीनिंग से पता चलता है कि एक्सप्लोरेटरी में क्या होगा, जो आपकी जो नॉलेज है उसे और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके, इस प्रकार की जो रिसर्चेज हैं वो एक्सप्लोरेटरी में आती हैं। डेस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक, इसे हम आगे देखेंगे। कोरिलेशनल में आती हैं, जो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को का पता लगा सके, क्या किस पर क्या प्रभाव डाल रहा है, क्या किसका किससे क्या संबंध है, या एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, घट रहा है। ये डिफरेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को जानने के लिए जो स्टडीज़ की जाती हैं वो कोरिलेशनल स्टडी में आती हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी जिसमें हम एक्सपेरिमेंट द्वारा पता लगाते हैं कि अगर हम ऐसा करें तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनेटरी यानी आपके जिसमें एक्सप्लेनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, अगर हम बेसिक शब्द से जानने की कोशिश करें, वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आती हैं, यानी जिन रिसर्चेस का ऑब्जेक्टिव होता है एक्सप्लेनेशन से संबंधित, तो वो आ गया एक्सप्लेनेटरी में। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, आउटकम के आधार पर जो रिसर्चेज हैं वो कितनी प्रकार की हैं। सबसे पहली है फंडामेंटल, दूसरी है अप्लाइड, तीसरी है एक्शन रिसर्च, और अगला है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच। अप्रोच या प्रोसेस के आधार पर जो रिसर्च है उन्हें केवल दो ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब यहाँ देखिए ऊपर आ रहा है कि आउटकम के आधार पर, आउटकम के आधार पर तीन तरीके की होती है रिसर्च, फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन। और ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। इनको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च को। सबसे पहले देखेंगे अप्लाइड रिसर्च क्या है। अप्लाइड रिसर्च फोकसेस ऑन एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जो अप्लाइड रिसर्च होती हैं वो जो है इस बात पर फोकस करती है कि जो रियल लाइफ की समस्याएं हैं उनको एनालाइज करने पर उनका समाधान ढूंढने की तरफ फोकस करती हुई होती हैं, उन्हें कहते हैं अप्लाइड रिसर्चेस। This type refers to the study that helps solve practical problems using scientific method। इसमें इस प्रकार की स्टडी आती हैं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए की जाती हैं और जिसमें साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने वाली जो स्टडी हैं वो अप्लाइड रिसर्च में आती हैं। स्टडीज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सॉल्विंग इश्यूज दैट इम्पैक्ट द ओवरऑल वेलबींग ह्यूमन। इसमें वो सभी स्टडी आ जाती हैं अप्लाइड रिसर्च में जिनका ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही महत्व होता है, यानी जो उनके जीवन पर प्रभाव डालती हैं। जैसे फाइंडिंग ए स्पेसिफिक क्योर ऑफ फॉर ए डिजीज़, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का से का जो है वो निकालना कि किससे कैसे से बचा जा सकता है। इसके बाद आया क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे। अप्रोच के आधार पर अभी हमने देखा था, तो क्वालिटेटिव में आती हैं वो रिसर्चेस जो कि जिसमें गुणों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। अगर हम इसको बेसिक शब्द से देखें, क्वालिटेटिव रिसर्च इज ए प्रोसेस दैट इज अबाउट इंक्वायरी। जो किसी भी इंक्वायरी के बारे में की जाने वाली एक प्रक्रिया होती है। इट हेल्प्स क्रिएट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स और इश्यूज इन देयर नेचुरल सेटिंग। अपनी जो नेचुरल सेटिंग में प्रॉब्लम्स की को गहराई तक समझने में ये मदद करती हैं। दिस इज़ ए नॉन स्टेटिस्टिकल मेथड। ये नॉन स्टेटिस्टिकल मेथड यानी इसमें स्टेटिक्स किसी प्रकार की इस्तेमाल नहीं होती। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है किसी भी प्रकार की स्टेटिस्टिकल जो टेक्निक है वो यूज़ नहीं होती है। दूसरी आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव जैसे क्वांटिटी से ही पता चल रहा है कि इसमें तो क्वांटिटेटिव है तो ज़रूर डेटा वगैरह यूज़ होगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ए स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड एनालाइजिंग इट टू ड्रॉ कंक्लूजन। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ये पूरा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें डेटा कलेक्शन, एनालाइज और कंक्लूजन निकाला जाता है। यानी किसी भी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए, ढूंढने के लिए एक पूरे प्री प्लान्ड यानी स्ट्रक्चर्ड वे, यानी प्री प्लान पहले से पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर ली जाती है, तब पूरे प्रोसेस को फॉलो करके कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है इस प्रकार की रिसर्चेज में। अनलाइक क्वालिटेटिव मेथड, दिस मेथड यूजेज a computational and statistical process to collect and analyze data। चूँकि इसमें शब्द से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव की बात की जा रही है, जबकि क्वालिटेटिव में क्या था कि स्टेटिस्टिकल टेक्निक यूज़ नहीं हो रही थी। लेकिन क्योंकि क्वांटिफाई इसमें होता है, क्वांटिटेटिव मेथड है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें बिल्कुल इसके विपरीत, क्वालिटेटिव के विपरीत जो तरीका है इसको करने का, क्योंकि डेटा कलेक्शन की यहाँ बात की जा रही है और एनालिसिस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो कंप्यूटेशनल और स्टेटिस्टिकल प्रोसेस पूरा फॉलो होता है डेटा को एनालाइज करने के लिए।
कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है वो उसको पूरी तरीके से एनालाइज करने के लिए स्टेटिस्टिकल टेक्निक लगाई जाती है, जिससे कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। क्वांटिटेटिव डेटा इज ऑल अबाउट नंबर्स, क्योंकि क्वांटिटेटिव की डेटा की जो बात करते हैं इसमें जो है सब कुछ नंबर्स है, यानी जो भी आपके पास डेटा है उसको नंबर में कन्वर्ट करके कार्य इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में किया जाता है। इसके बाद आता है डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च फोकसेस ऑन एक्सपेंडिंग नॉलेज। जो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है उसका जो फोकस होता है विशेष रूप से वो नॉलेज एक्सपेंड करना होता है ऑन करंट इश्यूज, जो अभी फिलहाल के इश्यूज चल रहे हैं उनसे संबंधित, थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। इसमें जो प्रोसेस है वो भी डेटा कलेक्शन का प्रोसेस होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आर यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए सैम्पल पॉपुलेशन। डेस्क्रिप्टिव स्टडीज़ जो हैं वो इस स्टडीज़ इसलिए यूज़ की जाती हैं कि जिससे जो सैम्पल पॉपुलेशन है उनका व्यवहार डिस्क्राइब किया जा सके। इन ए डेस्क्रिप्टिव स्टडी ओनली वन वेरिएबल इज़ रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द स्टडी। डेस्क्रिप्टिव स्टडी में केवल एक ही वेरिएबल चाहिए होता है पूरी स्टडी को करने के लिए। द थ्री मेन पर्पज ऑफ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च आर डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग एंड वैलिडेटिंग द फाइंडिंग्स। तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं इन रिसर्चेस के: डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना और अपनी फाइंडिंग्स को वैलिडेट करना। इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ये रिसर्च की जाती हैं। इसके बाद आती है फंडामेंटल रिसर्च, ऑल्सो नोन एज बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च। इसे बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च भी कहते हैं। डज नॉट यूजुअली जनरेट फाइंडिंग्स दैट हैव इमीडिएट एप्लीकेशन इन ए प्रैक्टिकल लेवल। ये फाइंडिंग्स की तरफ नहीं जाती फाइंडिंग जनरेट करने में, बल्कि क्या है, प्रैक्टिकल लेवल पर इमीडिएट एप्लीकेशन इसमें रहता है। फंडामेंटल रिसर्च इज ड्राइवन बाय क्यूरियोसिटी एंड द डिज़ायर टू एक्सपेंड नॉलेज इन स्पेसिफिक रिसर्च एरिया। फंडामेंटल जो रिसर्च होती है वो कहाँ से आती है? ये ड्राइव होती है क्यूरियोसिटी से, अरे ये ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। एंड द डिज़ायर, ज़्यादातर साइंटिफिक जो रिसर्च हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। जितने भी इन्वेंशन साइंस के हुए हैं वो ज़्यादातर इसी रिसर्चेज में, इन्हीं रिसर्चेज में आते हैं। कि अगर हम बात करें इसमें एग्जांपल लें कि न्यूटन ने अगर ये ना सोचा होता कि सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरता है तो शायद ग्रेविटी की खोज ना हुई होती। इस टाइप के कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो इसमें आ जाते हैं। एम्पेरिकल रिसर्च की अब हम बात करते हैं। इज ए टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट मेक्स यूज ऑफ वेरीफाइबल एविडेंस इन ऑर्डर टू अराइव एट रिसर्च आउटकम्स। जो एम्पेरिकल जो रिसर्च होती हैं वो इज ए टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक टाइप है दैट मेक्स यूज ऑफ वेरीफिएबल एविडेंसेस, जिसमें कुछ एविडेंसेस हैं वेरीफाई करने के लिए जिन्हें यूज़ किया जाता है किसी भी रिसर्च के आउटकम पर पहुंचने के लिए। In other words, this type of research relies solely on evidence obtained through observation or scientific data collection method। तो इसमें दूसरे शब्दों में से ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो रिसर्चेज होती हैं वो जो हमने ऑब्जर्वेशन या डेटा कलेक्ट किया होता है उसी से एविडेंस ऑब्टेन करके रिसर्च के आउटकम तक पहुंचा जाता है इस प्रकार की रिसर्चेज में। जैसे कहीं कहीं पर आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मिलेगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी क्या होता है, उसमें भी यही है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले, उसके थ्रू आप किसी कंक्लूज़न तक पहुंचते हैं कि जो आप पहले लेकर चले थे वो स्थिति और जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद की स्थिति, दोनों को देखा जाता है उसमें। और एक कि इसको करने से क्या इफ़ेक्ट आ रहा है उसके आधार पर आप कंक्लूज़न तक पहुंचते हैं। इसके अलावा एनालिटिकल रिसर्च की अगर हम बात करें तो एनालिटिकल रिसर्च फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। एनालिटिकल रिसर्च में जो है दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने पर, देखने पर फोकस होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटिस्टिक्स शोइंग द फ्लैक्चुएशन ऑफ ट्रेड डेफिसिट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 15 एंड 2018। तो इसके लिए जो रिसर्च की गई वो इसका एग्जाम्पल है एनालिटिकल रिसर्च का, जिसमें ये देखा गया कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें जो फ्लैक्चुएशन हुआ दोनों यूनाइटेड स्टेट में और अदर में, उसको की स्टेटिक्स जो निकाली गई वो एनालिटिकल रिसर्चिंग, यानी इतने बड़े डेटा पर एनालिसिस किया गया, इन वेरिएबल्स को देखा गया कि इसका क्या प्रभाव पड़ा ट्रेड डेफिसिट का। तो वो चीज़ जो है एनालिटिकल रिसर्च में आएगी। अब कुछ रिसर्च मेथड्स के बारे में देखते हैं कि इन रिसर्चेस को करने के लिए कुछ मेथड्स भी यूज़ होते हैं। वो मेथड्स क्या हैं, हालांकि इसमें मैंने सारे कवर नहीं किए हैं लेकिन कुछ मेथड्स लिए हैं। जैसे फिलोसॉफिकल मेथड है, हिस्टोरिकल मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एक्सपोज फैक्टो मेथड है, केस स्टडी मेथड है, सर्वे मेथड है। ये कुछ मेन मेथड्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और टाइप की रिसर्चेज हैं जिसमें
अलग अलग तरीके से वर्क किया जाता है। तो फिलोसॉफिकल मेथड में जैसे फिलोसॉफी से संबंधित जो रिसर्चेज होती हैं वो इसमें आ जाती हैं, फिलोसॉफिकल मेथड जिनमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल, यानी अगर हिस्ट्री से संबंधित हैं तो वो उसमें हिस्टोरिकल मेथड यूज़ होता है। एक्सपेरिमेंटल, यानी जिसमें हमें प्रभाव देखना है, कॉज एंड इफेक्ट ही होती है एक प्रकार से ये भी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोज फैक्टो दोनों में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखा जाता है दोनों ही मेथड्स के द्वारा। लेकिन पहले में क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट है उसको करने के बाद प्रभाव देखा जाता है, और एक्सपोज फैक्टो रिसर्च में क्या होता है, इसमें जो घटना पहले घट चुकी है, जो प्रीवियस में हो चुका है, बीत चुका है, उसके प्रभाव को देखा जाता है। दोनों रिसर्चेज में ये डिफरेंस है। केस स्टडी मेथड में आप किसी पर्टिकुलर, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की या किसी कंपनी की या किसी फर्म, किसी भी चीज़ की, किसी इंडिविजुअल की अगर आप स्टडी करते हैं, चाहे वो आपके ह्यूमन बीइंग हो सकता है या फिर कोई और ऐसा केस जो कि किसी कंपनी से रिलेटेड है या किसी और पार्ट पर, किसी स्कूल से रिलेटेड है, उसकी स्टडी कर रहे हैं आप, तो वहाँ केस स्टडी मेथड यूज़ किया जाता है। सर्वे मेथड बहुत सी रिसर्चेज में डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारी रिसर्चेज में, क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में तो ज़्यादातर, जहाँ जिन रिसर्चेज में क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज़ की जाती है वहाँ सब जगह ज़्यादातर सर्वे मेथड यूज़ किया जाता है। बहुत सारी जगह डेस्क्रिप्टिव में भी सर्वे का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही फेमस मेथड है जो ज़्यादातर रिसर्चेज में यूज़ होता है। तो ये मैंने सिर्फ बेसिक नॉलेज की, यानी इनिशिएटिव, एक स्टार्टिंग जो रिसर्च की जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में मैंने आज इस वीडियो में आपसे चर्चा किया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आगे भी आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। और अगर आपको रिसर्च की बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत भी समझ में आई हो तो मुझे ज़रूर बताएं। आगे फिर मैं इसको एक्सपैंड करके आपको एक एक टाइप के रिसर्च के बारे में और पूरे क्लासिफिकेशन के बारे में, मेथड्स के बारे में और अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर कराने का प्रयास करूँगी। लेकिन ये तभी संभव है जब आप लोगों का मुझे रिस्पॉन्स मिले, जिससे कि मैं और ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपने दोस्तों, मित्रों और साथियों को शेयर करें जिससे वो भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ ले पाएँ। मिलते हैं इसी प्रकार रिसर्च से संबंधित नया टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।